हेलो फ्रेंड्स, एसजी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम 16 सितंबर 2020 का जो आईसीआर का जो पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट का, उस पेपर के आंसर की यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। सॉल्यूशंस भी मैं आपको साथ के साथ हिंट देता जाऊँगा, ताकि आपको क्वेश्चन जब अगर आप खुद सोल्व करना चाहें तो उसमें काफ़ी आसानी रहेगी आपको। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बिल्कुल सीधे सीधे याद करने होते हैं, तो उनके आंसर भी सीधे रहेंगे। यहाँ इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सिल्वर सैंड वाज डिस्कवर्ड बाय पॉल एयरलिख फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, यानी कौन सी रोग के लिए पॉल एयरलिख ने सिल्वर सैंड की खोज की थी। तो किसके लिए की थी? सिफिलिस के लिए की थी। 1908 में की थी। कब की थी? सन 1908 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सेकेरिन की स्ट्रक्चर कौन सी होगी। सेकेरिन की आपसे स्ट्रक्चर पूछी है, तो सेकेरिन की जो राइट स्ट्रक्चर है वो आपके पास कौन सी हो जाएगी? सेकंड स्ट्रक्चर आपके पास जो है सेकेरिन की कौन सी राइट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके पास। इसमें आपसे पूछा गया है, नियोप्रीन की पुनरावर्ती यूनिट की सही संरचना कौन सी है। तो नियोप्रीन की जो राइट स्ट्रक्चर है, नियोप्रीन आपका क्या होता है? संश्लेषित रबर होता है नियोप्रीन, और उसकी जो यूनिट है वो क्या होती है? क्लोरोप्रीन। और क्लोरोप्रीन की जो राइट स्ट्रक्चर है वो आपके पास फर्स्ट वाली राइट स्ट्रक्चर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर बस इसमें जैसे फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर और आप जैसे बाकी की स्ट्रक्चर से देखोगे तो इसमें या तो क्लोरीन का डिफरेंट है या फिर डबल बॉन्ड का, तो यही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि जो आपकी जो मेन स्ट्रक्चर होती है आपके, अगर नियोप्रीन की बात करो तो उसमें होता है कार्बन कार्बन कार्बन, इस तरह 4 कार्बन होते हैं। यहाँ डबल बॉन्ड होता है, यहाँ डबल बॉन्ड होता है। अब यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ फिर वैलेंसी आएगी, यहाँ फिर वैलेंसी आएगी, और ये दोनों डबल बॉन्ड का जो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव नेगेटिव के रूप में आया था वो यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेगा, और इस स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ पर ही डबल बॉन्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, टेरिलीन को एथिलीन ग्लाइकोल के संघनन के साथ तैयार किया जाता है। टेरिलीन को एथिलीन ग्लाइकोल का संघनन जिसके साथ तैयार किया जाता है वह क्या है? बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है? बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टायरोसिन एमिनो एसिड के लिए एक अक्षर का कोड बताइए। तो टायरोसिन जो एमिनो एसिड है उसके लिए अगर सिंगल, देखिए वैसे तो इनका जो कोड होता है वो 3 अक्षर का होता है, लेकिन यहाँ पर इन्हें सिंगल अक्षर का पूछा है, तो सिंगल अक्षर में आपके पास क्या हो जाएगा? टायरोसिन का वाई। ठीक है, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, मेजर प्रोडक्ट बताना है आपको इस रिएक्शन का। तो आपके पास जो मेजर प्रोडक्ट है वो आपके पास देखिए, इसमें एथिल क्या है? एथेनॉलिक KOH है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर वो आपका जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन बन जाएगा, यानी R को हटा के उसकी जगह K पॉजिटिव आ जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, ये जो वो ग्रेबिल थैलेमाइड रिएक्शन टाइप की रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पर। दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक क्षारीय यौगिक कौन सा है। तो सर्वाधिक जो क्षारीय यौगिक है वो कौन सा है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर सर्वाधिक जो क्षारीय है वो आपके पास हो जाएगा एथेनेमीन। क्या हो जाएगा? एथेनेमीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एथेनेमीन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो आपके पास अगर मैं सीधी बात करूँ तो जो एलिफेटिक होते हैं वो ज़्यादा क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं, और जो एरोमेटिक होते हैं वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं। तो यहाँ पर एलिफेटिक है वो आपके पास थर्ड ऑप्शन राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, धनात्मक फेलिंग परीक्षण नहीं देगा। तो धनात्मक फेलिंग परीक्षण कौन नहीं देगा? जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक जो एल्डिहाइड होते हैं, सारे के सारे एल्डिहाइड फेलिंग देते हैं, लेकिन जो एरोमेटिक होते हैं वो नहीं देते हैं। और आपके पास थर्ड ऑप्शन जो है बेंज एल्डिहाइड एक एरोमेटिक होता है। कैसा होता है? एरोमेटिक होता है। बेंजीन वलय के ऊपर आपका क्या होता है? बेंजीन वलय के ऊपर आपका CHO समूह प्रेजेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं? बेंज एल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं आपको। इसमें कहा गया है कि इस कंपाउंड को क्या कहते हैं? इस यौगिक को क्या कहते हैं? इस यौगिक को हाइड्रोक्विनोन या क्विनोल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्विनोन या क्विनोल भी बोलते हैं। ठीक है, क्विनोल लिख लेना साथ में, क्विनोल, क्विनोल। ठीक है, इसको ये भी बोलते हैं। अब आपसे ये है कि इसमें 2-3 ऑप्शन और दिए गए हैं, कैटेकोल, रिसोर्सिनोल और क्रिसोल। तो देखिए, अगर ये आपका फिनोल है, ठीक है, ये मैंने फिनोल बना दिया है। इस फिनोल पे अगर एक ऑर्थो पोजीशन पे अगर OH जुड़े तो इसे कैटेकोल कहेंगे, और ऑर्थो पे नहीं लग के आपका अगर मेटा पे लगे तो
तो इसको रिसोर्सिनॉल कहेंगे, ठीक है। और ऑर्थो मेटा दोनों पे ही नहीं लगे और किसी एक पोजीशन पे, ऑर्थो वाली पोजीशन पे अगर CH3 लगा हुआ हो तो इसे हम बोलते हैं क्या, क्रिसोल। क्या बोलते हैं, क्रिसोल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपके पास ऑर्गेनिक रिएक्शन है और इसमें फाइनल मेजर प्रोडक्ट आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसका फाइनल मेजर प्रोडक्ट बता देते हैं। फाइनल मेजर प्रोडक्ट इसका क्या होगा, तो इसमें फाइनल मेजर प्रोडक्ट आपका बेंजोक्विनोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेंजोक्विनोन बन जाएगा। और आपके पास फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है आपसे हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट किसका होता है, होना चाहिए CH3F का, लेकिन होता किसका है, CH3Cl का। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा मेजर हो जाती है। डोमिनेटिंग जो फैक्टर होता है वो कौन सा होता है, यहाँ पर डिस्टेंस वाला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ DDT। DDT की राइट संरचना आपको बतानी है। तो DDT की जो करेक्ट स्ट्रक्चर है वो आपके पास सेकंड वाली हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, सेकंड वाली हो जाएगी। यहाँ पर दो आपके पास क्लोरोबेंजीन इस टाइप की होती है इसमें DDT में, और एक जो लास्ट वाला कार्बन होता है उस पर 3 Cl3 जुड़े हुए होते हैं, और जो बीच वाला कार्बन होता है उस पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। यानी अगर इसका नाम बताएं तो लिख सकते हैं पैराडेज डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे ये स्ट्रक्चर दे रखी है और इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या आपसे पूछी गई है। सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या आपसे पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन में मैंने देखिए जो काउंट किया है, आप एक बार फिर से काउंट कर लीजिए सिग्मा पाई बॉन्ड। मैं आपको बता देता हूँ सिग्मा पाई बॉन्ड काउंट कैसे किए जाते हैं। जितने भी जो बॉन्ड होते हैं उनमें पहला बॉन्ड सिग्मा माना जाता है, बाकी के सारे बॉन्ड कैसे होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं दो एटम्स के मध्य, ठीक है। मैंने इसमें काउंट किया तो मेरे 23 सिग्मा बॉन्ड, कितने, 23 सिग्मा बॉन्ड एंड 9 पाई बॉन्ड। लगता है मुझे कोई एक मिस हो रहा है, तो इसलिए थर्ड या फोर्थ में से कोई एक आंसर हो सकता है। मे बी यहाँ पर पाई बॉन्ड तो फिक्स योर काउंटिंग में आ रहे हैं, 9 पाई बॉन्ड है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड कहीं ना कहीं मेरे से मिस हो रहा है। इसलिए आप थोड़ा देख के इसको देख लीजिएगा कि सिग्मा बॉन्ड इसमें 24 होंगे या 25 होंगे। लेकिन मैंने जब काउंट किया इस स्ट्रक्चर में मेरे ओनली 23 सिग्मा बॉन्ड ही आए हैं। आप एक बार काउंट कर सकते हैं, मैंने आपको काउंट करना सिखा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, कागज वर्ण लेखन में प्रयुक्त स्तंभ तथा गतिशील प्रावस्थाओं में मुख्य रूप से क्रमशः कौन सी होती है। तो आपके पास पहले तो एक स्टेबल और फिर एक मूविंग स्टेज आपसे पूछी है। तो जो दोनों ही होती है वो आपके पास कैसी होती है, द्रव वाली होती है। कैसी होती है, दोनों ही आपके पास कैसी होती है, द्रव वाली होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से NaNH2 के प्रति सर्वाधिक अभिक्रियाशील यौगिक कौन सा है। तो सर्वाधिक जो अभिक्रियाशील यौगिक है वो कौन सा है, 2-ब्यूटीन है। कौन सा है, 2-ब्यूटीन। आपका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आपके पास स्ट्रक्चर दी है कोई कार्बनिक कंपाउंड की, ऑर्गेनिक कंपाउंड की, और उसमें पूछा गया आपसे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो देखिए जो जिस भी कार्बन पे आप देख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा वाला, ये इस कार्बन पे आप अगर देखें तो इसके साइड में कितने कार्बन एटम जुड़े हुए हैं, 1 और 2। तो ये जो कार्बन है ये 2 डिग्री कार्बन होगा और इसमें जितने हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे वो 2 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएंगे। इस तरह से आप सभी के काउंट करेंगे तो आपके पास 1 डिग्री 18 आ जाएंगे, 2 डिग्री 6 आ जाएंगे, और 3 डिग्री आपके पास एक भी कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। 3 डिग्री एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो राइट आंसर है वो आपका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास कोई ये रिएक्शन दे रखी है और इस रिएक्शन में पूछा गया है मैग्नीज डाइऑक्साइड के कितने ग्राम 7.3 ग्राम HCl के साथ अभिक्रिया करेंगे, ठीक है। तो ये मोल कॉन्सेप्ट से हो जाएगा, और आप इसका अगर राइट आंसर देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हो जाएगा, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप राइट आंसर देखेंगे तो आपके पास 4.35 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 68, और इस क्वेश्चन में आपसे रेडियो फ्रीक्वेंसी पूछी है, रडार, रेडियो फ्रीक्वेंसी, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड। आप इन तीनों की
खुद सर्च करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। देखिए, इससे ये तो पता चले कि आप वीडियो को अच्छे से देख भी रहे हैं या फिर स्किप करते हुए सिर्फ आंसर चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 67 आपके लिए छोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपके पास नियोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, ये तीनों की तीनों क्या है आपके पास इनर्ट गैस है, और इनकी खोजकर्ता कौन थे? तो इनके खोजकर्ता थे सर विल्यम्स रामसे। कौन थे? रेमसे थे इनके। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर, संकरण के लिए गलत कथन या शर्त की पहचान कीजिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो इसमें जो राइट आंसर है वो आ जाएगा, संकरण के पूर्व इलेक्ट्रॉनों का प्रणोत होना आवश्यक है। ये आपका रॉन्ग आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, CuSO4.5H2O से संबंधित हाइड्रोजन अबंधित समन्वित जल के अणुओं की संख्या कितनी है? तो हाइड्रोजन जो अबंधित है वो आपके 4 हैं, और आपका जो समन्वित जल है वो आपका 1 है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका थर्ड आंसर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, MgCl2 तथा LiCl ये अपने हाइड्रेट रूप में जब प्रेजेंट होते हैं तो कितने जल के अणु साथ लेकर घूमते हैं? तो मैग्नीशियम जो होता है वो 8, और लिथियम होता है वो 2 जल के अणुओं के साथ अपना जो है क्लोराइड के फॉर्म में बनाता है, अपना जो क्रिस्टल बनाता है वो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 8 एंड 2, तो सेकंड ऑप्शन राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास पूछा गया है, क्षारीय धातु द्रव्य अमोनिया से अभिक्रिया करती है, हाइड्रोजन गैस रिमूव करती है, जिसके परिणाम स्वरूप मुख्य रूप से क्या बनता है? तो मुख्य रूप से आपका एमाइड बनता है। क्या बनता है? एमाइड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपसे पूछा गया है, आपके पास कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं और हमने कहा गया है कि गलत कौन सा है। तो गलत आपके पास कौन सा हो जाएगा? गलत आपके पास फोर्थ है, सोडा सार, जिसका आपको फॉर्मूला लिखा गया है Na2CO3.H2O, जबकि इसका फॉर्मूला Na2CO3.H2O नहीं बल्कि Na2CO3.10H2O होता है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास H3BO3 का ताप से अपघटन करवा रखा है और पूछा गया है कि रेगुलर अगर इसका अपघटन करवाते हैं तो क्या बनता है आपके पास? तो इसका देखिए जो राइट आंसर है वो आपके पास, जब आप फर्स्ट बार इसे 370 से कम डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हीट करते हो तो आपके पास ये बन जाता है HbO2। क्या बन जाता है? HbO2 बन जाता है, और फिर से आप इसे हीट करते हो तो B2O3 बन जाता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं? तो इन क्वेश्चनों के लिए भी मैंने खुद सर्च किया है, ये क्वेश्चन कहाँ से आए हैं इस बार ICR में, इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो हैं। तो इनके लिए अगर आपको ये भी जानना है कि ये क्वेश्चन आए कहाँ से हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछिए, फिर मैं आपको पर्सनली ये चीज़ें सारी बताने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने हर एक क्वेश्चन और विद प्रूफ आपको बताऊँगा कि देखिए क्वेश्चन कहाँ से आ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं। आपके पास पूछा गया है, सफ़ेद टिन की क्रिस्टल संरचना कैसी होती है? तो सफ़ेद टिन की क्रिस्टल संरचना टेट्रागोनल होती है। कैसी होती है? द्विसमलंबाक्ष होती है, टेट्रागोनल होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर चला जाएगा। 77 की बात करते हैं। 77 में आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि वात्याभट्टी में होने वाली केमिकल रिएक्शंस में से कौन सी केमिकल रिएक्शन यहाँ पर रॉन्ग है? तो इसमें देखिए फर्स्ट वाली रिएक्शन भी होती है, सेकंड वाली भी होती है, थर्ड वाली भी होती है, लेकिन फोर्थ वाली रॉन्ग है, क्योंकि फोर्थ वाली FeO + C Fe + CO, यहाँ पर FeO की जगह Fe2CO3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? FeO की जगह Fe2CO3। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ये रिएक्शन वात्याभट्टी में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ग्रुप नंबर 15 जो है आपका, ग्रुप नंबर 15 है, उसमें तत्वों के हाइड्राइडों के क्वथनांक सबसे निम्नतम क्वथनांक किसका है? तो सबसे निम्नतम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वो आपका होता है pH3 का। किसका होता है? pH3 का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो है इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17 का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं उस पर भी वीडियो बना रहा हूँ। आज
इवनिंग तक उसका वीडियो आ जाएगा और आप उस पर ना एक अच्छे से उसका थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ना बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं इनऑर्गेनिक फैक्ट के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे रखा है कि Mn2O7 CrO3 एंड V2O5 के लिए राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो राइट ऑप्शन आपके पास फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। MnO2 CrO3 तथा V2O5 कैसे हैं, एसिडिक नेचर के हैं, क्योंकि इनका अगर आप यहाँ पर इनका ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो मैक्सिमम है +7 +6 एंड +5, जो कि इनके ऑक्सीडेशन प्रवृत्ति को जो कि इनके एसिडिक नेचर को बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 80 नंबर, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ये जो दिए गए जो प्रोसेस हैं, अक्स टू कोई गैस है उसको अगर अक्स गैस में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उसे क्या बोलेंगे। अक्स गैस को अगर अक्स माइनस गैस में कन्वर्ट कर दिया जाए यानी आयनाइजेशन फॉर्म में लिया जाए तो उसको क्या बोलेंगे। और गैस से अगर उसे एक्वस कंडीशन में आयनाइजेशन में ले आया जाए तो फिर उसे क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को वहाँ जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को क्या कहेंगे, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो जो फर्स्ट जो प्रोसेस हो रही है इसको बोलेंगे डिसोसिएशन एंथैल्पी। क्या बोलेंगे फर्स्ट को, डिसोसिएशन एंथैल्पी। सेकंड की बात करें तो आपके पास ये सेकंड वाली क्या हो जाएगी, आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाएगी सेकंड वाली, इसने गैसेज स्टेज में एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है। और थर्ड वाले की अगर बात करें तो वो आपका हो जाएगा कैसा, हाइड्रेशन एनर्जी। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास जीनोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछा गया है। किसका पूछा गया है, जीनोन का। आपको पता है जीनोन एक क्या है, इनर्ट गैस है। क्या है जीनोन, एक इनर्ट गैस है। और जीनोन से जस्ट पहले कौन सी इनर्ट गैस आती है, क्रिप्टोन। तो इसमें क्रिप्टोन के साथ लिखेंगे तो क्रिप्टोन 4d10 5s2 5p6 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्रिप्टोन 4d10 5s2 5p6 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपसे पूछा गया है कि व्हेन V2O5 एसिड एंड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या क्या बनता है। ठीक है, बेस के साथ रिएक्ट करता है तब अक्स बनता है, ध्यान रखना। और एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तब वाई बनता है। तो अक्स यहाँ पर बनेगा VO4-3। क्या बनेगा, VO4-3, और वाई बन जाएगा आपका VO4+। क्या बन जाएगा, VO4+। तो आपके पास सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक्टिनोइड श्रेणी से बने निम्न में से किस एक युग्म के दोनों तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था उच्चतम होती है। तो एक्टिनोइड श्रेणी में आपका NP और PU दोनों की जो फर्स्ट ऑप्शन है इसी की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास कोई ऑर्गेनिक, आपके पास एक कंपाउंड दिया गया है और इस कंपाउंड में, सॉरी ऑर्गेनिक नहीं है, आपसे एक कंपाउंड दिया गया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और इसकी आपसे IPC नेमिंग पूछी गई है। तो इसकी IPC नेमिंग कौन सी हो जाएगी, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा डाइक्लोरिडो बिस ट्राइफेनिल फॉस्फेन निकेल। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 85 नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 236 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल तथा 300 वाटर को मिलाकर प्रतिहिम एंटीफ्रीज विलियन की मोलरता क्या होगी। तो एंटीफ्रीज विलियन की मोलरता आपके पास हो जाएगी 7.286। एग्जैक्ट आंसर तो यह आएगा 7.286। क्या आएगा एग्जैक्ट आंसर, तो 7.286, लेकिन ऑप्शनल के हिसाब से आपका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक द्रव में एक ठोस के विलयन के लिए गलत कथन का चयन आपको करना है। तो आपके पास इसके लिए जो राइट आंसर है वो थर्ड हो जाएगा, द्रव में ठोस की विलेयता को दाब प्रभावित करता है। नहीं, ठोस और द्रव की सोल्युबिलिटी को प्रेशर कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है। जैसे दाब के बढ़ने पर द्रव में ठोस की विलेयता बढ़ती जाती है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि याद रखना, कहीं पर भी किसी भी जगह आपसे पूछा जाए लिक्विड एंड जो आपका सॉलिड है उसकी सोल्युबिलिटी पे आपका प्रेशर कोई इफेक्ट नहीं डालता है, क्योंकि वो ऑलरेडी फुल्ली कंप्रेस्ड होते हैं। ठीक है, तो आपका इसके लिए कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कि यही रॉन्ग ऑप्शन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है कि आपको यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, और रॉन्ग स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूँ 37 में, तो 37 में आपसे रॉन्ग जो स्टेटमेंट है वो आपसे पूछा गया है, एक द्रव्य का मानक क्वथनांक उसके सामान्य क्वथनांक से थोड़ा कम होता है। बिल्कुल ये राइट है। उसके बाद है, जब किसी द्रव्य की बंद पात्र में गर्म किया जाता है तो क्वथनांक नहीं होता है, ये गलत है। ठीक है। और संयांत गुणांक, ये भी राइट है। जब किसी द्रव्य के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है तो पृष्ठ तनाव न्यून होता है, ये भी पॉइंट राइट है। आपका सेकंड ऑप्शन इसके लिए रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ग्राफ पूछा गया है, इसकी मैं एक ट्रिक बता देता हूँ आपको। आपका जो बॉयल्स लॉ होता है उसके लिए टेम्परेचर आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। चार्ल्स लॉ के लिए प्रेशर कांस्टेंट होता है, और गैलुसेक लॉ के लिए आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ट्रिक याद करने की, बॉयल्स यानी भगवान तेरी छोटी पत्नी गांव वाली, याद रख लेना इस ट्रिक को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काम आने वाली है। और इसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर जाएगा वो आपका आंसर चला जाएगा, फर्स्ट में आपके सी आ जाएगा, सेकंड में आपके पास डी आ जाएगा, और फर्स्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। देखिए मैं एक बार बता देता हूँ अच्छे से। आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आपके पास, इसमें देखिए, इसमें आपके पास सी ऑप्शन आ जाएगा, चार्ल्स लॉ आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, चार्ल्स लॉ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रेशर बिल्कुल क्या दिख रहा है, किसी एक के लिए कांस्टेंट आपको दिखेगा। ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले के लिए क्या आ जाएगा, आपके पास सी ऑप्शन आ जाएगा, चार्ल्स लॉ। फर्स्ट वाले के लिए आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये लो, फर्स्ट वाले के लिए आपका सी ऑप्शन चार्ल्स लॉ हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, सेकंड में आपके पास जो डी है, डी देखिए आपके पास सेकंड है, उसमें आपके पास डी आ जाएगा। तो सेकंड वाला क्या है आपके पास, सेकंड वाले में प्रेशर और टेम्परेचर के बीच दे रखा है, तो इसमें आपके पास कैसा हो जाएगा, गैलुसेक लॉ हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, सेकंड वाले में गैलुसेक लॉ हो जाएगा आपका। इस अकॉर्डिंग अगर आप थर्ड की बात करेंगे तो थर्ड आपके पास कौन सा है, इसमें प्रेशर का ये वॉल्यूम 1/वॉल्यूम का दे रखा है, तो इसमें आपके पास बॉयल्स लॉ हो जाएगा। और फोर्थ वाले की अगर बात करें यहाँ पर, तो फोर्थ वाला जो है उसमें आपके पास बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ बात करें तो फर्स्ट में आपके पास सी है, सेकंड में डी है, और थर्ड में ए है, फोर्थ में बी है, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है, एक बार दाब पर हीलियम गैस के 3 मोल को उत्क्रमणीय तथा समतापी रूप से 400 केल्विन पर 10 बार दाब तक संपीड़ित किया गया निकाय पर किया गया कार्य क्या होगा। तो आपके पास इसका जो फॉर्मूला लगाओगे आप, तो फॉर्मूले से आपके पास जो राइट आंसर आएगा वो आपके पास आ जाएगा 2.29 × 10⁴ ऑप्शन राइट आंसर, पहला ऑप्शन चला जाएगा। पॉजिटिव वर्क यहाँ पर होने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे ढूंढकर खुद बताओगे। देखते हैं। इससे पहले भी मैंने एक क्वेश्चन दिया था, एक क्वेश्चन फिर से आपको दिया जा रहा है। आप लोग मुझे बताना देखें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर आपको नहीं आया था मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। जिस टाइम आप कमेंट करोगे कुछ ही टाइम बाद आपके पास उस क्वेश्चन का आंसर पहुँच जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके पास रिएक्शन दे रखी है और इस रिएक्शन में पूछा गया है कि कौन सा अपचायक है, कौन सा क्या है। तो यहाँ पर SO4 - 2 एक अपचायक नहीं है, यही जो आपका है वो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, SO4 एक अपचायक नहीं है, यही आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास दे रखा है, स्टार्च को माल्टेज में कन्वर्ट कर रखा है। ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास यहाँ कन्वर्ट कर रखी है इन्होंने। तो देखिए आपके पास अगर बात करें तो फर्स्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कौन करता है, डाइस्ट्रेज कन्वर्ट करता है। कौन करता है, डाइस्ट्रेज कन्वर्ट करता है। तो आपके पास फर्स्ट में बी ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। सेकंड अगर बात करें तो ग्लूकोज को एथिलीन ग्लाइकोल और CO2 में कन्वर्ट कौन करता है। तो सेकंड में आपका ए आंसर हो जाएगा, जाइमेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा सेकंड में आपका क्या आ जाएगा, जाइमेज आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कौन कन्वर्ट करता है। तो कौन करता है, इन्वर्टेज करता है। कौन करता है, इन्वर्टेज करता है। और माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कौन करता है, माल्टेज करता है। फोर्थ में सी आंसर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। तो इस हिसाब से आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास दिया गया है द्रव विरोधी सोल के स्कंदन के लिए प्रयुक्त नहीं होती है। तो कौन सी नहीं होती है? दीर्घ स्थायी अपोहन। कौन सी नहीं होती है? दीर्घ स्थायी अपोहन। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास डाईमेथिल ईथर का वियोजन निम्न दर नियम का अनुसरण करती है। अभिक्रिया के दर को एक बंद पात्र में दाब की वृद्धि में मॉनिटरिंग किया गया है। यदि दाब को बार में तथा समय को मिनट में मापा जाए तो दर तथा दर नियतांक की एकक क्रमशः क्या होगी? तो आपके पास जो राइट आंसर है हो जाएगा बार, मिनट इनवर्स, बार और बार की पावर 1-1/2 एंड मिनट इनवर्स। आपके पास सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 95 क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन में दिया गया बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। प्रथम कोटि के विक्रिया को 90% पूर्ण होने के लिए जो आवश्यक टाइम है वो 90% का कितना गुना होता है? तो कितना गुना होता है 90% का? 2 गुना होता है। कितना होता है? 2 गुना होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने करवाया भी है अभी लाइव क्लास में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपके पास 298 केल्विन पर SR OH की विलेयता जो है आपके पास वो 20 ग्राम पर लीटर है। इस विलेन की pH क्या होगी? SR का मोलर द्रव्यमान आपको यहाँ पर दिया गया है। तो 46 में आपके पास जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा 13.514। कितना आ जाएगा? 13.514 आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 97 क्वेश्चन 97 जब 0.1 m CH3COOH के 50 ml को 0.1 m NaOH के 25 ml के साथ अभिक्रिया किया जाता है तो प्राप्त विलयन की pH क्या होगी? तो आपके पास इस क्वेश्चन की जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 4.75। क्या आंसर हो जाएगा? 4.75 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 98 और 98 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपके पास जो है फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा सेल का विभव 2.50 वोल्ट है तथा यह सेल के कार्यकाल के साथ घटता है। ठीक है, ये तो आपका इनकरेक्ट है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है इस फोर्थ वाले का ही वो ये होगा कि जो वोल्टेज है वो 2.50 नहीं बल्कि कितना होता है? 1.35 होता है। कितना होता है? 1.35 होता है मरकरी सेल का। ठीक है, और ऑलवेज वो कांस्टेंट ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास EMF क्या होगा आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका EMF आप काउंट करके निकालोगे तो इसका EMF हो जाएगा 0.0191 माइनस में। कितना हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर आना चाहिए वो मेरे अकॉर्डिंग कितना आना चाहिए? 0.0191 आना चाहिए। तो ये इसके अकॉर्डिंग आपका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का ये। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है लिटमस विलयन को जब चारकोल के साथ मिलकर हिलाया जाता है तो वह रंगहीन हो जाता है। विलयन प्रावस्था से अधिशोषण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें आपके पास गलत जो कथन है वो ये हो जाएगा अधिशोषण की सीमा ताप के घटने से घटती है। क्या घटती है? अधिशोषण की सीमा ताप के घटने से घटती है। आपके पास सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों मैंने यहाँ पर केमिस्ट्री का जो 16 सितंबर 2020 को जो पेपर हुआ था उसका कंप्लीट मैं आपको आंसर की बता चुका हूँ, सॉल्यूशन भी मैंने बता दिया है और 2 क्वेश्चन आपको करने के लिए भी दिए हैं। ठीक है, तो आप दोनों क्वेश्चनों के आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं और फिर उसके बाद कल हम 17 सितंबर 2020 को जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था उसकी आंसर की का सॉल्यूशन भी यहाँ पर करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।